नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम आरंभ करें उससे पहले आपको पता है कि आज यूपीएससी सिविल सेवा 2023 का अंतिम रिजल्ट जारी हो चुका है और इस वर्ष भी राउज आईएएस द्वारा अपने 70 वर्षों की लिगेसी को कायम रखा गया है। और इस वर्ष भी राउज आईएएस संस्थान से विभिन्न रैंक पर बहुत से विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसको जाकर आप हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इन सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू वीडियोस और उसके अलावा और भी बहुत से टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। राउज आईएएस के द्वारा इस वर्ष जो रिजल्ट दिया गया है उसमें से कुछ का स्क्रीनशॉट मैंने यहां लगाया है। आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा रैंक 1 भी दिया गया है, आदित्य श्रीवास्तव। रैंक 7 हमारे द्वारा दिया गया है। रैंक 4 पीके सिद्धार्थ रामा कुमार द्वारा। और इस ऑल इंडिया रैंक 4 के लिए एक पॉडकास्ट गौरव त्रिपाठी सर के द्वारा ऑलरेडी हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर अर्थात राउज आईएएस के इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आप जाके देखेंगे तो ये पॉडकास्ट पड़ा हुआ है। ऐसे ही अलग अलग रैंक पर आप जाके देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 11 भी हमारे यहाँ से है। आप देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 5 है, ऑल इंडिया रैंक 6 है और भी अलग अलग रैंक पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। राउज आईएएस की संपूर्ण एकेडमिक टीम द्वारा इस वर्ष यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और भी ऐसे हमारे संस्थान से क्या और भी रिजल्ट का ट्रेंड रहा मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और इन सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू और टेस्टिमोनियल्स जरूर हमारे अंग्रेजी चैनल पर जाके आप देखिएगा कि किस प्रकार राउज आईएएस ने इस वर्ष भी अपने 70 वर्ष की लेगेसी को कायम रखा है। चलिए आज के इस लेक्चर को हम अब शुरू करते हैं। और हम आपको पता है कि इस लेक्चर श्रृंखला का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था साप्ताहिक करंट अफेयर्स। और आज के इस लेक्चर में हम 8 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी उनको शामिल करेंगे। तो आज के लेक्चर की रूपरेखा देखते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर की रूपरेखा में आप देखेंगे कि हम इन 4 मुद्दों को कवर करेंगे। और ये 4 विषय वस्तु क्या हैं? तो एक है ऋण जमा अनुपात, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। दूसरा है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट जो डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी किया गया है। हमारा चौथा विषय वस्तु है डब्ल्यूटीओ के तहत पीस क्लॉज के बारे में, जिसको शांति खंड भी बोलते हैं। हम देखेंगे कि ये पीस क्लॉज क्या है, अक्सर न्यूज में बना रहता है। और उसके बाद हमारा आज का अंतिम विषय वस्तु रहेगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बोलते हैं या एनपीए भी बोलते हैं। तो इन 4 मुद्दों को आज हम शामिल करेंगे इस लेक्चर में। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आज का जो पहला खबर है उसको आप देखेंगे तो अलग अलग न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित हुआ था। मैंने यहाँ पे अंग्रेजी अखबारों की कुछ कटिंग लगाया है। देख सकते हैं कि मिंट एक्सप्लेनर में जो मिंट आता है अंग्रेजी माध्यम का न्यूज़पेपर, उसमें हेडिंग क्या बनाई गई थी कि बिहाइंड द वर्स्ट बैंक डिपॉजिट क्रंच इन नियरली 20 ईयर्स। बोला जा रहा है कि 20 वर्षों में ये सबसे कम डिपॉजिट क्रंच चल रहा है अभी, मतलब सबसे कम डिपॉजिट की स्थिति चल रही है बैंकों में।
ऐसे ही आप देखेंगे तो यहां रखा गया है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अ की मेट्रिक फॉर इंडियाज बैंकर्स इज सेंडिंग आउट रेड सिग्नल। तो जो निम्न क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ये क्या कर रहा है, खतरे का संकेत दे रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित हुआ। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये खबर क्या था और यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए इसमें क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि भारत के बैंक पिछले 20 वर्षों के सबसे खराब डिपॉजिट संकट से जूझ रहे हैं। अब आपको पता है कि बैंक जो होते हैं, बैंक आपको पता है कैसे काम करता है। तो बैंक, कोई भी जो बैंक होता है क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट लेता है। आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट लोग क्या करते हैं, इसमें जमा कराते हैं। आप देख सकते हैं कि चालू खाता के रूप में, बचत खाता के रूप में, ऐसे ही आप देखते हैं आवर्ती खाता रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में लोग पैसा यहाँ जमा करते हैं। और फिर बैंक क्या करता है कि इनको कुछ परसेंट क्या करता है, मान लेते हैं कि 5% या इसको X% भी कर सकते हैं कि X% इनको ब्याज देता है इस पर। और ऐसे ही इस पैसे को क्या करता है, ये यहाँ पे जो लेंडर्स होते हैं इनको इनको क्या करेगा, ये ऋण देता है, ऋण के रूप में देता है। और ऋण के रूप में जब ये देता है तो इनसे ब्याज ज्यादा लेगा। मान लीजिए 10% लेगा, या आप बोल सकते हैं कि Y% लेगा, या X+Y% लेगा। और उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो Y% का इसको क्या होगा, फायदा होगा। और इस तरीके से बैंकिंग का कार्य चलता है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ये आप ऋण जमा अनुपात को पहले समझ लीजिए कि ऋण जमा अनुपात क्या होता है। देखिए ऋण जमा अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, ऋण जमा अनुपात मतलब किसी बैंक में टोटल कितना उसने ऋण दिया है, इधर ऋण दे रहा है तो कितना ऋण दिया है और टोटल उसके पास कितना जमा है, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, ऋण जमा अनुपात, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अब आपको पता है कि आरबीआई क्या करता है बैंकों को, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए कि आरबीआई बैंकों के लिए आपको पता है कि एसएलआर सांविधिक तरलता अनुपात और कैश डिपॉजिट रेशियो या सीआरआर बोल सकते हैं आप। तो सीआरआर और एसएलआर रखने की बात करता है। और ये क्या है, डेफिनेटली आप स्टैटिक पार्ट में अपने पढ़े होंगे। और इसके अलावा जो पैसा होता है उस पैसे को या उस जमा को बैंक क्या कर सकते हैं, ऋण के रूप में दे सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ऋण दे रहे हैं ये ऋण जो है जमा की तुलना में क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ये चिंता का विषय बना हुआ है। अब इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो हम आगे देखते हैं। इसको मैं एक बार पहले मिटा दूं जिससे कि आपको आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊं तो आपको क्लियर समझ में आए। तो संदर्भ आप क्लियर कट देख रहे हैं कि 20 वर्षों में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो हाई हो गया है। और यही बात आगे बोला जा रहा है कि वर्तमान में बैंकों का जो ऋण जमा अनुपात है वो कितना हो गया है, ऋण जमा अनुपात बैंकों का टोटल हो गया है कितना, 80%। और ये 20 वर्षों मतलब क्या हो जाएगा कि 2005 के बाद ये सबसे हाई स्तर पे है, सबसे उच्च स्तर पे है। अब देखिए ऋण जमा अनुपात क्या है, अभी तो मैंने आपको समझा दिया। अब उसी बात को यहां से आप नोट भी कर सकते हैं क्या है। तो बैंक के कुल ऋण, सॉरी मैं पेन ले लूं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि बैंक के कुल ऋण कितना उसने ऋण दिया और कुल जमा का अनुपात है। और इसी का फॉर्मूला जो मैंने लिखा था कि ऋण जमा अनुपात क्या होता है, कुल ऋण बटा में कुल जमा। क्या करता है ये, तो ये प्रदर्शित करता है कि बैंक के मूल फंड का जो जमाएं होती हैं वो बैंक का मूल फंड होती हैं। तो बैंक के मूल फंड का कितना उपयोग ऋण देने के लिए किया जा रहा है। और बैंकों का ये क्या है, मुख्य बैंकिंग कार्य है, जो कि मुख्य बैंकिंग गतिविधि है।
बैंकों की मुख्य बैंकिंग गतिविधि क्या है कि जमा लेकर उसको ऋण के रूप में देना। उदाहरण के लिए अगर 75% किसी बैंक का अगर सीडी है, मतलब कैश डिपॉजिट कैश रेशियो है, सॉरी डिपॉजिट कैश रेशियो है, तो उस समय इसका मतलब क्या होगा कि बैंकों की 3/4 जमा राशि ऋण के रूप में दे दी गई है। बैंक के पास जितनी भी जमा आई है उसका 3/4 दे दिया गया है, इसलिए क्या है 75%। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है, किसका महत्व की बात कर रहे हैं हम? ऋण जमा अनुपात के महत्व की बात कर रहे हैं। तो इसका महत्व है कि यह बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद करता है। इससे पता चलता है कि बैंक अपने जमाओं का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, और इसमें भी अगर निम्न ऋण जमा अनुपात है, मान लीजिए जो ऋण जमा अनुपात है वो कम है, 40%, 50%, 45% और भी उससे मान लीजिए कम है, तो ये क्या बताता है कि बैंक के पास जो संसाधन है उसका वो पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और ये सही नहीं है। तो अगर निम्न ऋण जमा अनुपात है तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि बैंक क्या कर रहे हैं, लोगों को ऋण नहीं दे रहे हैं, कंपनियों को, लोगों को, जिससे निवेश नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा और समस्याएं पैदा होंगी, आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उच्च ऋण जमा अनुपात रहेगा तो ये भी एक स्तर तक तो ठीक है, लेकिन एक स्तर के बाद ये भी ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, उच्च ऋण जमा अनुपात इस बात का संकेत है कि बैंक के संसाधनों का बड़ा हिस्सा, बैंक के संसाधन मतलब क्या, बैंक के पास जो जमाएं हैं, तो बैंक के संसाधनों का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में वितरित किया गया है। और अगर ऋण ज्यादा दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में, कंपनियां लगेंगी, उद्योग लगेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक समृद्धि होगी। तो ये बोल रहा है कि इससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन ये उच्च जोखिम का भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऋण देते समय सही तरीके से या सही लोगों को ऋण नहीं दिया गया तो वो एनपीए बन जाएगा। उसके साथ साथ अगर लोगों को अचानक पैसा अगर अपना निकालना रहा जो जमा करता है, तो फिर वहां पर बैंक उनको लौटा नहीं पाएगा, तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और इसलिए बैंकों के लिए तरलता और ऋण जोखिमों को भी यह प्रदर्शित करता है कौन, उच्च ऋण जमा अनुपात। तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ऋण जमा अनुपात क्या है, क्या इसका महत्व है, क्या होता है ये, और संदर्भ क्या है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, क्योंकि यूपीएससी केवल सतही बातें नहीं पूछती है। अक्सर हम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी क्या कर लेते हैं, एकदम सतही बातें जो न्यूज में है वो पढ़ लेते हैं, उससे बात नहीं बनना है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात क्या है कि आरबीआई इस अनुपात के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम स्तर को निर्धारित नहीं करता है। कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो ऋण जमा अनुपात के लिए आरबीआई उच्चतम और न्यूनतम सीमा क्या करता है, बैंकों पर आरोपित करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका उपयोग बैंकिंग विकास में अंतर राज्य असमानताओं को, कि आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्र जो हैं वहां पर बैंकों द्वारा ऋण जमा अनुपात अलग अलग होता है। अभी हम उसको आपको यहाँ ग्राफिक से दिखा रहे हैं। देखिए नॉर्दर्न रीजन में क्या होता है, 2022 का डेटा हम देखें 77.7% है, लेकिन यही सदर्न जो दक्षिण भारत है वहां देखेंगे तो 87.6% है। मतलब यहां पर बैंक ज्यादा ऋण दे पा रहे हैं और यहां पर बैंक कम ऋण दे पा रहे हैं। तो ये इसका प्रयोग करके हम अंतर राज्य असमानताओं और आर्थिक गतिविधि में बैंकिंग की भूमिका को मापने के लिए एक व्यापक संकेतक के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, और इस इन्फो से आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में बैंक किस तरीके से अपने ऋण जमा अनुपात का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस पर हमारी जो निगरानी संस्थाएं हैं वो निगरानी करती ही नहीं हैं। अगर निगरानी संस्थाएं इस पर निगरानी नहीं करती तो ये न्यूज में आता ही नहीं। तो निगरानी वाली संस्थाएं जो हमारी हैं वो विनियामक संस्थाएं हैं, वो लगातार इसको देखती रहती हैं, और जब लगता है कि नहीं ये चीज बिगड़ रही है तो बैंकों को इससे आगाह किया जाता है, बैंकों को पहले चेताया जाता है कि ये चीजें सही नहीं हो रही हैं। तो अब देखिए
हालांकि विनियामक संस्थाएं प्रायः बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर नजर रखती हैं और वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक ऋण वितरण भी ठीक बना रहे और जोखिम प्रबंधन के बीच क्या रहे, एक विवेकपूर्ण संतुलन को बनाकर रखा जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। अभी 20 वर्षों के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए कुछ लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और क्या बात है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसका लिमिटेशंस क्या है? तो इसका लिमिटेशंस ये है कि इसको एलडीआर भी बोलते हैं, जिसको लोन टू डिपॉजिट रेशियो भी बोलते हैं। लोन टू डिपॉजिट अनुपात बोल लीजिए, देवनागरी में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो लोन टू डिपॉजिट अनुपात भी बोलते हैं। तो एलडीआर किसी बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण की गुणवत्ता को नहीं मापता है। ऋण की गुणवत्ता क्या, कि वो ऋण कितना बढ़िया है, मतलब कितना जल्दी वो उनको वापस मिल जाएगा, एनपीए तो नहीं होगा, ये सारी चीजें प्रदर्शित नहीं करता है। और एलडीआर उन ऋणों की संख्या को भी प्रतिबिंबित नहीं करता है जो डिफॉल्ट हो गए हैं या जिनके भुगतान में देरी हो सकती है। तो ये सारी बातें ये नहीं बताता है। और इतनी बातें अगर आप एलडीआर या सीडी भी बोलते हैं इसको हम, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के बारे में अगर आप जानते हैं तो कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आराम से हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विगत वर्षों में ऐसा प्रश्न पहले पूछा गया है क्या। तो आप देख सकते हैं कि विगत वर्ष में पूछा गया है कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। बोल रहा है कि कर से जीडीपी के अनुपात में, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं, उसमें कमी हो रहा है तो क्या प्रदर्शित करती है। ऐसे ही आपको ऋण जमा अनुपात के बारे में भी पूछ सकता है। तो हमने एक अभ्यास प्रश्न इससे बनाया है। इस अभ्यास प्रश्न को आराम से देखिएगा और इसको हल करने का प्रयास करिएगा और जो हमने अभी पढ़ा है उससे इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे मुद्दे पर। आज का हमारा दूसरा मुद्दा है, डब्ल्यूटीओ ने ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है, या इसको संक्षेप में हम क्या बोलते हैं कि ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट जारी किया है। और देख सकते हैं कि ये उस रिपोर्ट का मैंने फ्रंट पेज यहाँ पे दिखाया है आपको। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हुआ था। ऐसे ही आप देखेंगे तो और भी अलग अलग न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित हुआ है और इवन हिंदी माध्यम के न्यूज़पेपर में भी ये प्रकाशित हुआ है। हिंदी न्यूज़पेपर में देखिए बोला है कि डब्ल्यूटीओ ने वस्तु व्यापार का वृद्धि अनुमान घटाया। आपको पता है कि विश्व में अभी क्या हो रहा है, जैसे यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जो इजराइल और हमास वाला समस्या है उससे भी काफ़ी ट्रेड में दिक्कतें आ रही हैं। जो हमारी स्वेज नहर है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि हूती विद्रोहियों द्वारा समस्या हो रही है। ऐसे ही पनामा जो रिवर है वहाँ पर ताजे जल की समस्या जा रही है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसको देखकर इस रिपोर्ट में डब्ल्यूटीओ द्वारा कहा गया है कि जो वस्तु व्यापार है वो कम रहने की उम्मीद है। तो देखिए इसको हम अपने यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के अनुरूप इसमें हमें क्या जानना है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024 जो जारी किया गया है चर्चा में क्यों रही है, तो अभी इसको डब्ल्यूटीओ ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, तो रिपोर्ट में उन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि सेवा व्यापार में विखंडन हुआ है। मतलब सेवा व्यापार में भी विखंडन हुआ है और वस्तु व्यापार में भी विखंडन हुआ है। सेवा व्यापार में विखंडन के कारण क्या रहे हैं, तो डेटा प्रवाह में बाधा आ रही है। यही जो वैश्विक टर्मोइल स्थिति अभी चल रही है उससे डेटा प्रवाह में बाधा आया है। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी सेवाओं में फ्रेड शोरिंग का संकेत मिल रहा है। अब फ्रेड शोरिंग मतलब क्या होता है, तो आपको पता है आउटसोर्सिंग वगैरह आप पढ़ते हैं। तो फ्रेड शोरिंग मतलब फ्रेंड शोरिंग। तो फ्रेंड शोरिंग मतलब क्या, कि जो मित्र देश हैं वही आपस में आईसीटी का व्यापार करने पे प्रयास कर रहे हैं, बल्कि अन्य देशों को
वो आउटसोर्स करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोला जा रहा है फ्रेंड शोरिंग। इसका भारतीय संदर्भ में क्या बताया गया है? तो भारतीय संदर्भ में अगर आप जाके देखेंगे तो बोला गया है कि एशिया, और एशिया में आपको पता है कि आईटी में ज्यादा किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है? इंडिया द्वारा। तो एशिया और स्पष्टतः जो भारत, एक मिनट, जो उसमें भारत से जो संयुक्त, सॉरी एक मिनट में पेन एक बार ले लूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आयात हो रहा था पहले, वो 45.1% था। टोटल एशिया की बात है, लेकिन ज्यादा भारत कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ज्यादातर भारत की हम बात कर रहे हैं। और वो गिरकर 32.6% हो गया है। और जबकि उत्तरी अमेरिका के देशों से, जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं, उनसे यूएसए क्या कर रहा है? अपने आयात को बढ़ा रहा है, मतलब आयात बढ़ा है उत्तरी अमेरिका के अन्य देशों से अमेरिका में। लेकिन एशिया और भारत से जो सेवा का आयात है वो अमेरिका में क्या हुआ है? कम हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेंड शोरिंग की संकेत हमको वो दे रहा है। अब वस्तु व्यापार के संदर्भ में क्या बात की गई है? तो बोला गया है कि वर्ष 2023 में मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यापार सामान्य से 6% कम रहने की उम्मीद है। और जो मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यापार होता है, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का संकेतक होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं आपको पता है, ऐसी वस्तुएं जो अभी अंतिम वस्तुएं जो बनेंगी उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, इनपुट के रूप में, आगत के रूप में, उसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो व्यापार है वो सामान्य से 6% गिरने की उम्मीद है। और जो गैर मध्यवर्ती वस्तु है उसका व्यापार स्थिर रहने की उम्मीद की गई है। और क्यों ऐसा हो रहा है? तो विश्व के जो 2 पोत परिवहन मार्ग हैं वहां डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है। और ये बहुत अच्छे से आपको पता है स्वेज कैनाल वाला, तो कि स्वेज नहर जो है वैश्विक व्यापार का लगभग 12% उससे होकर गुजरता है। और ये आपको पता है कि स्वेज नहर एशिया और यूरोप को जोड़ता है, भूमध्य सागर और इधर से अरब सागर को क्या करता है? जोड़ता है ये। और इस पर अभी समस्या क्या है? तो हूती विद्रोहियों द्वारा आप देख रहे हैं कि लगातार जो फ्रेट लेकर यान चल रहे हैं उन पर हमला करके उसको लूटने का प्रयास किया जा रहा है। और इजराइल हमास के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, अभी ईरान का भी देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में द्वंद्व चल रहा है। तो ये सब यहाँ पे समस्या पैदा कर रहा है। और ऐसे ही जो पनामा है, इस पनामा नहर में वैश्विक व्यापार का 6% लगभग व्यापार होता है, जिसमें ताजे जल की कमी देखी जा रही है और जिसके कारण वहां पर वस्तु व्यापार में बाधा आ रही है। अब अंततः हो क्या रहा है? स्वेज नहर में समस्या होने के कारण अगर मान लीजिए अफ्रीका का जो ये टिप है केप ऑफ गुड होप, अगर यूरोप से केप ऑफ गुड होप करके इधर से अगर वस्तु व्यापार किया जाए तो वो समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, समय भी बढ़ जाता है और लागत भी बढ़ जाती है। तो ये इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम थोड़ा सा WTO के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक है और WTO इस बार न्यूज में काफ़ी रहा है। तो एक बार WTO को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आपको पता है कि इसके पूर्ववर्ती संस्था का नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। हालांकि इसको 1948 में बनाया गया था GATT को, लेकिन उसके पहले ITO को बनाने का प्रयास किया गया था। स्टैटिक पोर्शन में आप जरूर पढ़े होंगे। वो सहमति नहीं बन पाई थी देशों द्वारा, तो अस्थायी रूप से GATT बनाया गया। GATT चलता रहा और अंततः 1995 में WTO नामक संस्था का उदय हुआ। तो यही बात बताया गया है कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका सचिवालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, या जेनेवा बोल सकते हैं। स्थापना इसकी कब हुई? 1 जनवरी 1995 को।
और इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन कैसे होता था? तो GATT द्वारा जो भी बताया मैं आपको कि व्यापार का विनियमन प्रशुल्क पर सामान्य समझौता GATT के माध्यम से किया जाता था और जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी अस्थायी रूप से, क्योंकि ITO को नहीं बनाया जा सका था। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे थे हम, नहीं बना, तो अस्थायी रूप से GATT बन गया था। ये GATT अपने समाप्ति से पहले 8 ट्रेड राउंड का प्रतिनिधित्व किया था और जिसका अंतिम ट्रेड राउंड हुआ था 1988 से 1994 तक चला था, जिसको उरुग्वे राउंड बोलते हैं। और इसी उरुग्वे राउंड में के दौरान क्या किया गया था? WTO की स्थापना की सहमति बनी थी। सदस्य इसके कितने हैं? तो वर्तमान में इसके सदस्य आप देखेंगे साइट पर भी अभी 164 बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था WTO का, उसमें 2 देशों को सदस्यता दी गई है, इसलिए इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 166 है और कोमोरोस और तिमोर लिस्ते नवीन सदस्य इसके बने हैं। इससे पहले वर्ष 2016 में अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य बना था, लेकिन 8 वर्षों बाद अब 2 अन्य देश भी इसके सदस्यता प्राप्त कर लिए हैं। अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम। तो इसके तहत क्या किया जाता है? वस्तुओं के साथ साथ, क्योंकि GATT में केवल वस्तुओं को ही शामिल किया जाता था, लेकिन इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। इसके तहत प्रशुल्क जो बाधाएं होती हैं, सीमा शुल्क हो गया, कस्टम ड्यूटी, तो प्रशुल्क बाधाओं के साथ साथ गैर प्रशुल्क बाधाओं को भी शामिल किया जाता है। गैर प्रशुल्क बाधाओं में क्या क्या है? स्वच्छता से संबंधित बाधाएं हैं, जैसे आपको पता है कि फाइटोसैनिटरी एक बाधा है। और अक्सर यूरोपियन देशों द्वारा क्या किया जाता है? भारत या विकासशील देशों के जो फल और सब्जियां होते हैं उन पर फाइटोसैनिटरी मानक लगाकर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो उनको भी ये शामिल करता है। वर्तमान में इसके तहत सेवाओं के ई-कॉमर्स को शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकता है। और पहले भी मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि अभी जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था उसमें ऐसा लगा था कि इस पर कोई बात बनेगी, क्योंकि विकासशील देश चाहते हैं कि ई-कॉमर्स को शामिल किया जाए, क्योंकि ई-कॉमर्स पर प्रभुत्व किसका है? विकसित देशों का, और विकसित देश चाहते हैं कि उसको शामिल न किया जाए। तो अंततः अभी क्या हुआ है? 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, या ऐसा बोलें कि जो अगली मंत्री स्तरीय बैठक होगी 2 वर्ष में एक बार होती है, तो तब तक के लिए क्या कर दिया गया है? इसको बढ़ा दिया गया है और अभी भी ई-कॉमर्स क्या है? इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपको WTO के बारे में जो मुख्य बिंदु हैं मैंने यहाँ बताया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। विगत वर्ष में देखते हैं, वर्ष 2017 में इससे प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को आराम से आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, या वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए। और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है, इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। जो हमने पढ़ा है इसके माध्यम से ही आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलते हैं हम आज के तीसरे विषय वस्तु पर। आज का हमारा तीसरा विषय वस्तु किससे है? WTO के ही पीस क्लॉज से संबंधित है, शांति खंड से संबंधित है। क्योंकि अभी भारत ने क्या किया है? जो विपणन वर्ष 2022-23 है उसके लिए चावल के लिए उसने क्या किया है? जो शांति खंड का उपयोग किया है। तो हम देखते हैं कि शांति खंड क्या है, अभी अगली स्लाइड में समझते हैं। यही आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक टाइम में न्यूज में रहा ये, ऐसे ही अलग अलग न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित हुआ। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि WTO के तहत पीस क्लॉज शांति खंड चर्चा में क्यों रहा। तो संदर्भ है कि भारत ने विपणन वर्ष, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग या बाजार भी यहाँ बोल सकते हैं आप। तो विपणन वर्ष 2022-23 के लिए लगातार 5 बार से भारत ये काम कर रहा है। और डेफिनेटली भारत के प्रयास से ही तो ये पीस क्लॉज आया था। अगर आप स्टैटिक पोर्शन थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको पता है कि भारत क्या करता है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाकर गरीबों के लिए मुफ्त में या बहुत ही कम पैसे पर अनाज उपलब्ध कराता है, और जिसके लिए भारत को क्या करना पड़ता है? अलग अलग तरीके से सब्सिडी देनी पड़ती है। और इसके लिए ही
भारत पीस क्लॉज, भारत के संदर्भ में ही पीस क्लॉज लाया गया था जो पूरे विकासशील देशों के लिए है। तो लगातार 5वीं बार डब्ल्यूटीओ ने, भारत ने डब्ल्यूटीओ में शांति खंड को लागू किया है, क्योंकि भारत ने चावल के निर्धारित सब्सिडी सीमा का उल्लंघन किया है। अब निर्धारित सब्सिडी सीमा क्या है पूरा मैं अभी आपको समझाऊंगा। आपको पता है कि भारत ने डब्ल्यूटीओ को सूचित किया है कि वर्ष 2022-23 में भारत में चावल उत्पादन का मूल्य 52.8 बिलियन डॉलर था, जबकि इस दौरान 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी भारत ने दी थी, जो अनुमत 10% के मुकाबले 12.1% है। थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ एक बात बता लूं कि भारत जो कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देता है, अब डब्ल्यूटीओ के तहत एक समझौता हुआ है, ए बोलते हैं, कृषि पर समझौता बोलते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर करके। उसमें यह कहा गया है कि 1986 और 1988 के समय जो भी उत्पादन हो रहा होगा, उस उत्पादन की वैल्यू के, कीमत के 5% तक सब्सिडी कौन दे सकते हैं? विकसित देश दे सकते हैं। और इससे ज़्यादा देंगे तो फिर वो उल्लंघन कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ के नियमों का। और विकासशील देश कितना दे सकते हैं? 10%। 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। आगे हम इस चीज़ को अभी डिटेल में समझेंगे। तो इसी 10% का जो विकासशील देश, चूंकि भारत विकासशील देश है, तो भारत 10% की सीमा को बार बार लांघ जाता है। और उसका आप ट्रेंड देख सकते हैं कि कैसे ये चल रहा है। 2018-19 में देखिए 10% से ज़्यादा दिया है, 19-20 में भी 13.73%, 20-21 में 15%, फिर 15% और अभी 12%, 12.1% हो गया है। तो भारत लगातार क्या कर रहा है इस शांति क्लॉज को, इसी के लिए कि आप अगर विकासशील देश 10% से ज़्यादा भी देंगे तो अभी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी को हम शांति खंड बोलते हैं या पीस क्लॉज बोलते हैं। तो ये संदर्भ रहा है। अब थोड़ा इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कृषि अनुवृत्तियां, कृषि के लिए क्या अनुवृत्तियां किस तरीके से चलती हैं। तो देखिए, तो डब्ल्यूटीओ ने विकासशील देशों के कृषि उत्पादों को भी विकसित देशों में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु सब्सिडी सीमा का प्रावधान किया है, एक लिमिट बनाया है। और डब्ल्यूटीओ ने यह तय किया है कि विश्व के सभी विकासशील देश अपने 1986 से 88 कर देंगे इसको, कि कुल कृषि उत्पादन का केवल 10% ही कृषि सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं, जबकि विकसित राष्ट्रों हेतु इसी वर्ष के, मतलब 1986 से 88 जो संदर्भ ईयर है, उसी के कुल उत्पादन का 5% सीमा तय की गई है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 1986-88 में अगर मान लीजिए अमेरिका की हम बात करें, तो अमेरिका का उत्पादन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता होगा और भारत का उत्पादन तो बहुत कम होता होगा, उस समय और भी कम होता होगा। तो इसका 5% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका 10% भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये एक समस्या है। तो इसको हम बोलते हैं पीस क्लॉज। अब पीस क्लॉज में क्या है कि 10% से ज़्यादा भी अगर विकासशील देश देते हैं तो अभी जब तक इस पर कोई स्थायी समाधान नहीं लाया जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पीस क्लॉज क्या है, थोड़ा इसको और समझिए क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन में शांति खंड एक ऐसे समझौते को संदर्भित करता है जो विकासशील देशों को कृषि सब्सिडी पर घरेलू समर्थन के उल्लंघन के लिए कानूनी चुनौतियों से अस्थायी रूप से बचाता है। ये अस्थायी रूप से अभी चल रहा है। स्थायी समाधान हर जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है उसमें लगता है कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 2013 में डब्ल्यूटीओ का जो बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वहां पे इसको लाया गया था, क्योंकि उसके पहले विकासशील देशों को बार बार परेशान किया जाता था कि आप 10% की लिमिट को ब्रीच कर रहे हैं। लेकिन अंततः यहाँ पर पीस क्लॉज लाया गया कि जब तक हम इसका समाधान नहीं कर लेंगे तब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी अगर 10% से ज़्यादा आप सब्सिडी दे देते हो। तो भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है?
तो भारत घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। उसके साथ साथ भारत में जो गरीबी बहुत ज़्यादा है, भूखमरी भी, बहुत से लोग खाली पेट सो जाते हैं, तो उनको खाद्य सुरक्षा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए भारत अलग अलग योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु इसको आवश्यक मानता है। और 10% घरेलू समर्थन सीमा का उल्लंघन करने के बावजूद भी शांति खंड के कारण, क्योंकि पीस क्लॉज लगा हुआ है, के कारण कोई भी तत्काल प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है और जो स्थायी समाधान मिलने तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मतलब पीस क्लॉज अभी जो बताया कि 10% से ज़्यादा भी अगर विकासशील देश देते हैं सब्सिडी, तो उन पर अभी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो ये पीस क्लॉज क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा मैं इसको आपको और समझा लूँ, उसके बाद फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि WTO के तहत एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं कृषि पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके तहत सब्सिडी की बात की गई है, अनुवृत्तियों की बात की गई है, और ये अनुवृत्तियों की बात जो इसमें की गई है वो क्या बोला गया है कि संदर्भ वर्ष आप ले लीजिए। संदर्भ वर्ष कब लिया गया है? संदर्भ वर्ष लिया गया है 1986 टू 1988, और इसमें यह बोला गया है कि कोई भी विकसित देश इस वर्ष जो भी उत्पादन हो रहा था, इसी उत्पादन का कितना दे सकता है? विकसित देश 5% तक सब्सिडी अपने किसानों को दे सकता है, अनुवृत्ति, जबकि विकासशील देश जो है ये कितना दे सकता है? ये 10% दे सकता है, और इससे ज़्यादा अगर देता है तो उसको बोला जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं? व्यापार को विकृत कर रहे हैं। अब दिक्कत ये होती है कि विकासशील देश इससे ज़्यादा दे देते हैं, तो 2013 से पहले इस पर बार बार विवाद होता था कि विकासशील देश ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, कानूनी कार्यवाही की बात चलती थी। लेकिन 2013 में बाली सम्मेलन जब हुआ तो उस समय पीस क्लॉज लाया गया और बोला गया कि अगर 10% से ज़्यादा भी आप देते हो तो जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं लाया जाता है तब तक ये ठीक माना जाएगा, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो अनुवृत्तियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो अनुवृत्तियों में भी आप देखेंगे तो उसने क्या किया है, एक तो बनाया है ग्रीन, इसके बारे में ही आगे हम समझेंगे, ग्रीन बॉक्स बनाया है, हम देखेंगे ग्रीन बॉक्स क्या है डिटेल में अभी। ऐसे ही दूसरा बनाया है क्या, ब्लू बॉक्स बनाया है, और ब्लू बॉक्स बनाया है, सॉरी एक मिनट में थोड़ा इसको मिटा लूं फिर आपको। ऐसे ही ब्लू बॉक्स बनाया है, और ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जो है इस पर कोई भी सीमा अभी नहीं लग रही है, हम देखेंगे सीमा रहित है, इसको कितनी भी मात्रा में दिया जा सकता है। लेकिन एक है एम्बर बॉक्स, अभी हम देखेंगे एम्बर बॉक्स, ये व्यापार को विकृत करता है और इसलिए इसी पर सीमा लगाई गई है, ये 10% और 5% की। इसमें भी ध्यान रखिए कि अगर ये एम्बर बॉक्स है तो इस एम्बर बॉक्स में आपको पता है कि विकसित और विकासशील के लिए 5% और 10% की सीमा तो क्या है, लीगल है, तो इसको बोल देते हैं श्वेत बॉक्स। इसका नाम अक्सर हम देते हैं क्या कि श्वेत बॉक्स है ये। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर हम देते हैं तो वो क्या है, उसकी अनुमति है नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, रेड बॉक्स है। इसको हम बोलते हैं कि ये रेड बॉक्स है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे बॉक्स का नाम ग्रीन, ब्लू, एम्बर, और एम्बर में ही जितनी अनुमति लीगल है उसको श्वेत बॉक्स बोलते हैं, और जो अनुमति लीगल नहीं है उसको हम रेड बॉक्स बोलते हैं। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर थोड़ा हम इसको ढंग से समझते हैं। देखिए, वही बात मैंने यहाँ बताया है कि WTO के तहत कृषि अनुवृत्तियाँ प्रत्यक्ष तरीके से दी जा सकती हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से दी जा सकती हैं। प्रत्यक्ष तरीके को हम उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी भी बोलते हैं, जैसे उच्च न्यूनतम समर्थन,
और यह कुछ विशेष फसलों के लिए उत्पादन को बढ़ावा देती है। एम्बर बॉक्स में ये आती है, हालांकि एम्बर बॉक्स में अप्रत्यक्ष सब्सिडी भी आती है। और अप्रत्यक्ष में इसको गैर उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी भी कहा जाता है। अनुसंधान एवं विकास के लिए, कीटाणुओं की रोकथाम के लिए और भी ऐसे कामों के लिए दिया जाता है। ये ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स हैं, इन पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष सब्सिडी एम्बर बॉक्स के टाइप की भी हो सकती है। और इसलिए मैंने यहां से निकाला है एरो और बोला है कि समर्थन का समग्र माप जो एएमएस लिया गया है 1986 से 88 वाला, और वही विकासशील और विकसित के लिए 5% और ये 10% की बात की गई है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझना आसान रहेगा। अब थोड़ा अच्छे से इसको लिखने के लिए आपको मैटर मिल जाए कि आखिर में ये बॉक्स को किस तरीके से आप लिखेंगे। तो WTO के तहत कृषि सब्सिडियां या अनुवृत्तियां, ग्रीन बॉक्स क्या है? ये ऐसी सब्सिडी अथवा सरकारी खर्च होते हैं जिनसे कृषि उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बढ़ता है, परंतु इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। सरकार द्वारा कृषि में होने वाले किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाती है। इसके उदाहरण हैं क्या? अनुसंधान की सुलभता का अभाव। ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकता है कि ये ग्रीन बॉक्स में आएगा कि एम्बर बॉक्स में आएगा कि ब्लू बॉक्स में आएगा। प्रशिक्षण का दे सकता है, बाजार सूचना का अगर अभाव है उसके लिए दे सकता है, अपर्याप्त ग्रामीण अवसंरचना का अभाव है उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन बॉक्स। कोई भी सीमा इस पर नहीं है। ब्लू बॉक्स, इस पर भी कोई सीमा नहीं है। ऐसी सब्सिडी जो कृषिगत उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती है लेकिन साथ में उत्पादन को सीमित करने का गुण भी रखती है। अक्सर यूरोपियन देशों में इसको दिया जाता है, बोला जाता है कि आप इतना उत्पादन कर सकते हैं तो उसके बदले में कुछ जमीन क्या खाली रखना पड़ता है, उस पर कोई उत्पादन करते ही नहीं है वो। देखिए लिखा है कि इस प्रकार की सब्सिडी यूरोपियन राष्ट्रों में मुख्य रूप से दी जाती है। इन्हें उपलब्ध कराते समय सरकार किसानों के साथ प्रोडक्शन लिमिटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, उत्पादन सीमा नियंत्रण एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसमें यह भी हो सकता है कि किसान भूमि का कुछ हिस्सा खाली छोड़ दे। तो इस पर भी कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है। एम्बर बॉक्स या अंबर बॉक्स जो बोलते हैं, सारा समस्या यहां है। ये क्या है? तो ऐसी सब्सिडी जो कृषिगत उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती है तथा जो व्यापार विषमता को जन्म देती है। वर्ष 2023 के मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था WTO से कि भारत के संदर्भ में क्या विषमताएं हैं WTO में, तो उसमें ये सारी बातें आपको उल्लेख करनी थी। जो जन्म देती है इसे एम्बर बॉक्स के तहत रखा जाता है। इसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण क्या है? उच्च MSP। हम MSP हर वर्ष सरकार द्वारा हमारे जारी किया जाता है। अलग अलग फसलों के लिए सस्ती बिजली, उर्वरक इत्यादि पर सब्सिडी जो दी जाती है। और कृषि पर जो समझौता किया गया है उसके अनुसार सब्सिडी की एक सीमा होती है इसमें, और वो सीमा फिर मैंने वही बात दिखाया है कि 5% और 10% जो भी समझाया था मैं आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने के लिए आपको मैटर मिल गया। अब हम आते हैं इससे संबंधित, देखिए विगत वर्ष में वर्ष 2016 में प्रश्न पूछा गया है WTO से, और भी वर्षों में ऐसे WTO से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने एक विगत वर्ष के प्रश्न यहाँ लगाया है और इस पर एक अभ्यास प्रश्न है, इसको आप आराम से पढ़िएगा, या तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो इस तरीके से ये वाला मुद्दा हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं हम आज के अपने अंतिम विषय वस्तु पर। आज का हमारा अंतिम विषय वस्तु है, देख सकते हैं हिंदी में स्पष्ट लिखा है कि बढ़ते कर्ज के बावजूद काबू में रहेगा NPA। ये फिक्की जो संस्थान है उसके एक सर्वे में कोई भी बैंक ने ये नहीं माना कि हमारा NPA बढ़ेगा, ये बात की गई है। और आप देख सकते हैं कि फ्रेश NPAs ऑफ प्राइवेट पब्लिक बैंक टू पिक अप इन फाइनेंशियल ईयर 2025। इकरा जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इकरा, उसने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर
2025 है, इसमें एनपीए बढ़ने की संभावना है। तो देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग तरीके से ये न्यूज में बना रहा है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि हमारे यूपीएससी परीक्षा के लिए क्या इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले गैर निष्पादित आस्तियां या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बोलते हैं किसको हम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हिंदी में। क्या है ये? देखिए, अगर कृषि के अलावा कोई ऋण है तो उसके लिए क्या हम बोलेंगे इसको कि बैंकों की वे परिसंपत्तियां, बैंकों की परिसंपत्तियां क्या होती है, जो ऋण देता है बैंक वो उनकी परिसंपत्ति होती है, और जो जमाएं होता है बैंक के पास वो उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, देयता होती है। तो बैंकों की वे परिसंपत्तियां मतलब ऋण, ऋण को परिसंपत्ति बोलते हैं, वे परिसंपत्तियां जिस पर ब्याज या मूलधन 90 दिनों की अवधि तक बकाया हो, 90 दिनों तक न तो मूलधन आया और न ही उस पर ब्याज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, वो गैर निष्पादित आस्ति हो गई है। तो ये कृषि के अलावा परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। अब आता है कृषि के संदर्भ में एनपीए को हम कैसे बताएं। तो कृषि के संदर्भ में आप बोलेंगे अगर अल्प अवधि की फसल है, अल्प अवधि की फसल है तो उसके लिए कृषि ऋण को एनपीए तब माना जाएगा जब उस पर मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल ऋतुओं, दो जो फसल ऋतु है तब तक बकाया है, तो हम बोलेंगे कि वो एनपीए हो गया है। लेकिन बहुत सी फसलें दीर्घावधिक हैं, जैसे गन्ना है, तुअर भी है, तो जो दीर्घावधिक फसलें हैं उसके लिए एक फसल ऋतु ही सीमा रखी गई है। अगर एक फसल ऋतु में ही मूलधन और ब्याज नहीं चुकाया जा रहा है तो हम बोलते हैं कि वो एनपीए हो गया। तो ये आपको डेफिनेशन दिमाग में रख लेना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और कुछ परिभाषाओं के बारे में कि सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं और वो मानक आस्तियां क्या होती हैं। इनको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, वैसे तो ये भी चल जाएगा, और मानक आस्तियां या परिसंपत्तियां भी बोलते हैं, आपको जो भी बेहतर लगे आप परीक्षा में यूज कर सकते हैं। तो अमानक परिसंपत्तियां क्या होती हैं? अगर मान लीजिए एनपीए 12 माह तक बना हुआ है, कोई ऋण जो दिया है वही संपत्ति है बैंक की, अगर वो ऋण 12 महीने तक क्या है, एनपीए बना हुआ है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, अमानक आस्ति हो गई है या सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया है। अब आती है बात डाउटफुल एसेट का, जिसको हम बोलते हैं संदिग्ध अस्तियां। तो संदिग्ध अस्तियां क्या होती हैं? परिसंपत्तियां जो 12 माह की अवधि तक सब स्टैंडर्ड एसेट बनी रहे। देखिए, एनपीए 12 माह तक बना हुआ है तो सब स्टैंडर्ड एसेट, और 12 अगले 12 माह तक अगर वो सब स्टैंडर्ड बना हुआ है तो हम बोलते हैं कि वो डाउटफुल एसेट है, संदिग्ध आस्तियां हैं। और आगे और आता है लॉस एसेट, मतलब जो ऋण एक तरीके से मिलने का बहुत कम चांस है। तो लॉस एसेट मतलब क्या होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लॉस एसेट को न वसूल की जा सकने वाली या अशुद्ध और इतने अल्प मूल्य की संपत्ति माना जाता है कि इसके बैंक की परिसंपत्ति के रूप में बने रहने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती। मतलब मान लिया जाता है कि अब शायद ये पैसा नहीं ही मिलेगा। हालांकि इस तरह की परिसंपत्तियों का कुछ मूल्य या पुनर्प्राप्ति हो सकती है भविष्य में, लेकिन मान लिया जाता है कि ये आस्तियां शायद ही लौट के बैंकों के पास आए, तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट। अब थोड़ी बात आपको और समझनी है कि स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट क्या होता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट ऐसे मानक खाते होते हैं जो स्टैंडर्ड मतलब क्या, जो एनपीए नहीं हुआ है उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड जो एनपीए हैं, सब स्टैंडर्ड श्रेणी के जो बीच में आस्तियां हैं उनकी प्रारंभिक संकेत को दर्शाता है। तो आजकल स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट के माध्यम से बैंक तुरंत ही क्या करने लगते हैं, ये एआई का उपयोग करके भी देखने लगते हैं कि आखिर में कौन सी आस्ति एनपीए होने के कगार पे है या कौन सी आस्ति स्ट्रेस्ड एसेट हो गई है, तनावग्रस्त आस्ति हो गई है, और उस तनावग्रस्त आस्ति को प्राप्त करने के लिए ऋण की पुनर्संरचना करना शुरू कर देते हैं
और भी अलग अलग तरीके से उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं बैंक। जो आप देख सकते हैं कि हमारे न्यूज में भी इस बात को ऑलरेडी बताया गया है। इस न्यूज में देख सकते हैं कि बोला गया है कि फंसे कर्जों के प्रबंधन में एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं बैंक। सरकारी बैंकों के साथ निजी बैंक भी अब सावधानी बरत रहे हैं। तो समय के साथ साथ क्या होता है, जैसे ही लगता है कि स्ट्रेस्ड एसेट बन रहा है, तुरंत बैंक चौकन्ने होकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे कि एनपीए का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है। तो एनपीए का प्रभाव क्या होगा, बैंकिंग क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होगा। अतः परियोजनाओं हेतु जो अन्य परियोजना रहेंगी उनके लिए ऋण की अनुपलब्धता हो जाएगी, ऋण मिलेगा नहीं। तो विकास आर्थिक समृद्धि पर असर पड़ेगा। लाभ मार्जिन बनाए रखने के लिए बैंक द्वारा क्या किया जाएगा, उच्च ब्याज दरें बनाई जाएंगी, क्योंकि एनपीए हो गया, वहां से तो ना ब्याज मिल रहा है ना मूलधन। तो फिर वो अपने मार्जिन को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, ऋणों की दर बढ़ाएंगे, जिससे लोग कम ऋण लेंगे, कम उद्योग धंधे लगेंगे और अंततः क्या होगी, बेरोजगारी होगी, निवेश कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये समस्या होगा। निवेशकों को उचित रिटर्न नहीं मिल पाएगा। जो निवेश कर रहे हैं लोग उनको ठीक तरीके से रिटर्न नहीं मिलेगा और ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम की समस्या क्या है, तो जब बैंकों की आस्तियां भी स्ट्रेसफुल हो जाए या बैंकों का जो बैलेंस शीट है वो भी बिगड़ जाए और उसके साथ साथ जो एनपीए उद्योगों के बन रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनका भी जो लेखा है वो बिगड़ जाएगा, बैलेंस शीट बिगड़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम हो रहा है। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब एनपीए में वृद्धि के कारण क्या है, तो त्रुटिपूर्ण या खराब प्रबंधन है। अगर बैंक ऋण देते समय सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं कि हम ऋण जो दे रहे हैं वो किस व्यक्ति को दे रहे हैं, उससे ऋण आने की क्या उम्मीदें हैं, क्रेडिट रेटिंग सही नहीं हो पा रही है, तो समस्या है। मतलब खराब प्रबंधन। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप भी इस चीज़ को बिगाड़ देता है। राजनीतिक हस्तक्षेप में ऋण दे दिए जाते हैं और फिर वो ऋण लौट नहीं पाता है। जानबूझकर ऋण न चुकाना, विलफुल डिफाल्टर का नाम सुने होंगे आप। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऋण ले लिए और ऋण चुकाने की क्षमता होते हुए भी ऋण नहीं चुका रहे हैं, उससे भी एनपीए बढ़ रहा है। ऋण देने के मानदंडों में चूक हो रही है। ऋण देने का जो मानदंड होते हैं अगर उसमें चूक किया जा रहा है बैंकों के द्वारा, इससे भी एनपीए बढ़ रहे हैं। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, हमने कुछ कारणों को यहाँ शामिल किया है। अब एनपीए से निपटने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, तो एनपीए से निपटने के लिए सरकार के बहुत से प्रयास हैं। आरबीआई ने अलग आप देखेंगे तरीके से प्रावधान किया हुआ है। 5-15 योजना लेकर 5-25 योजना लेकर आया था। ऐसे कई योजनाएं आरबीआई भी अपने स्तर पर किया है, लेकिन एक मिशन इंद्रधनुष 2015 में लॉन्च किया गया था। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 में लाया गया था। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाया गया है। बैड बैंक बनाया गया है, जो बैंकों से क्या करता है, बैड लोन को खरीदता है और फिर उसको रिकवरी करने का प्रयास करता है। तो ऐसे भारत सरकार द्वारा अलग अलग कई प्रावधान किए गए हैं जिससे एनपीए को काबू में रखा जाए। और डेफिनेटली अभी तो एनपीए पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में है भारत में, लेकिन बैंकों को और विनियामक संस्थाओं को लगातार ही इस पर काम करते रहना पड़ेगा। इसमें जो खामियां हैं उसको प्लग करके सही करते रहना पड़ेगा कि एनपीए की समस्या न बढ़े, क्योंकि एनपीए की समस्या होने से अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी, निवेश, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और इससे संबंधित या इसी प्रकार का आप देखेंगे तो वर्ष 2017 में प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी द्वारा, जो S4A जो स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट के बारे में पूछा गया था। यह भी एनपीए से ही संबंधित एक योजना थी। इसको आप देखिएगा आराम से। और इससे संबंधित यहाँ मैंने एक अभ्यास प्रश्न दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। जो हमने अभी पढ़ा है उसी से इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं।
तो आज के इस लेक्चर में जो भी विषय वस्तु हमें कवर करना था उसको हमने कवर कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एक बार फिर से राउज आईएएस की संपूर्ण एकेडमी टीम द्वारा वर्ष 2023 में चयनित सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली आप लगे रहें, धैर्य का काम होता है यूपीएससी की परीक्षा। आने वाले समय में डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। प्रीलिम्स करीब आ गया है, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।